बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड की शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वाइल वॉकिंग ऑन ट्रम्पोलिन do you feel more pressure when you stand still or jump up and down? Why does the pressure change with movement? ये देखें, नीचे हमने ट्रम्पोलिन को शो किया गया है। एक केस में ये पर्सन उस पर स्टिल खड़ा हुआ है और दूसरे केस में जंप लगा रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है फोर्स अपॉन एरिया है। तो अब ये होता है कि व्हेन we will feel more pressure when standing still as on the trampoline as compared to jumping up and down। कि जब स्टिल खड़े हुए हैं तो ज़्यादा प्रेशर होगा और जब जंप कर रहे होंगे तो कम प्रेशर होगा। इसकी क्या रीज़न है कि when stationary our weight is concentrated on the area of the contact of our feet। कि हमारे फीट जिस जगह पे जितना कंटेक्ट कर रहे हैं उतना ही हमारा जो होगा वो उस एरिया के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्ट करेगा। अब जो एरिया जो होगा वो कम होगा तो इसलिए प्रेशर उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ड्यूरिंग जंपिंग अवर वेट डिस्ट्रीब्यूटेड अवर लार्ज एरिया। कि जब हम जंप करते हैं तो हमारा जो वेट है वो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ज़्यादा इसकी जगह पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर जो होता है फोर्स ओवर एरिया है तो एरिया ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द शेप ऑफ द थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेस ईजली। कि जो थंब पिन है, ये नीचे मैंने डायग्राम पे शो की गई है कि इसकी शेप कैसे जो है ना ये इसको पेनिट्रेट कराती है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कैसे देखें, प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो फोर्स ओवर एरिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के। एरिया अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो उस केस में प्रेशर जो होता है वो कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब देखें कि ये जो इसकी पिन है, यहाँ पे देखें नीचे, तो ये देखें इसका एरिया बहुत कम है। और जब एरिया कम है तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा एक्ट करता है। इस पॉइंटेड टिप की वजह से जो एरिया होता है वो कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब वो प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये पिन क्या होती है, ईजिली जो होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू ब्लो अप ए बैलून एंड देन टाई इट क्लोज्ड, व्हाई डज इट स्टे इन्फ्लेटेड इवन दो यू स्टॉप ब्लोइंग? हाउ डज द प्रेशर प्ले अ रोल हेयर। देखेंगे, अगर आप एक बैलून को फिल करते हो और फिर उसको टाई कर देते हो, उसको आगे से बांध देते हो, तो वो आपके पास जो बैलून है वो इनफ्लेटेड रहता है, यानी उसके अंदर हवा भरी हुई रह जाती है। और इवन दो कि आप उसको ब्लो नहीं कर रहे होते हो, स्टॉप कर देते हो ब्लोइंग। तो अब ये कह रहा है कि ये क्यों ऐसे होता है। तो देखें कि एज वी ब्लो एयर इनटू द बैलून the air molecule rush in and fill the space causing the balloon to expand। कि हम जब एयर को ब्लो करते हैं बैलून के अंदर तो एयर इसके अंदर इंटर हो जाती है और बैलून की जो सरफेस है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और इसको पुश करती है। और जब इसको पुश करती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैलून जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, अब देखेंगे उसके बाद हम बैलून को आगे से टाई कर देते हैं, आगे से हम बांध देते हैं। तो व्हेन यू टाई द बैलून क्लोज द एयर मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इनसाइड। एयर जो आपने उसके अंदर भरी है उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर ही रुक जाती है। एंड द प्रेशर रिमेन हायर इनसाइड द बैलून देन द आउटसाइड। तो प्रेशर जो होता है बैलून के अंदर ज़्यादा होता है बाहर के प्रेशर के मुकाबले में। अब a balloon stay inflated after you stop blowing because air inside create a higher pressure। अब उसके अंदर जो एयर होती है उसका हाई प्रेशर होता है
ऑल्दो आपने ब्लो करना स्टॉप कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो एयर ट्रैप हो चुकी है तो उसका प्रेशर जो होता है वो आउटसाइड जो एयर होती है उससे ज़्यादा होता है। इस तरह जो पुशिंग अगेंस्ट द बैलून इलास्टिक वॉल, कि बैलून की जो वॉल्स होती हैं उनको ये पुश करता है और उनको स्ट्रेच रखता है, तो इसकी वजह से जो है ना बैलून जो होता है वो आपका इन्फ्लेटेड रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट इज डिजाइंड टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो बाहर स्पेस में जाते हैं, मून वगैरह पे जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। अब अर्थ के ऊपर जब हम हैं तो हमारे ऊपर अर्थ प्रेशर अप्लाई करिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जब वैक्यूम में जाते हैं तो वैक्यूम के अंदर क्या है कि वहाँ पे एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है। अच्छा, अब अगर सूट नहीं पहना होगा तो क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होती है उसकी बॉडी एक्सपैंड करेगी और उसकी वजह से क्या हो सकती है कि डैमेज हो सकती है। उसके बाद ये जो स्पेस सूट है इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मेंटेन द नॉर्मल ब्रीदिंग, अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द लंग्स प्रॉपरली। उसकी वजह से ऑक्सीजन जो होती है हमारे लंग्स के अंदर प्रॉपर एंटर हो रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम स्वेलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, कि जो हमारे पास हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको स्वेल नहीं होने देता है ये जो सूट होता है। इफ अ लिक्विड हैज अ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द मर्करी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर। अब बैरोमीटर आपको पता है कि डिवाइस होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक बैरोमीटर शो किया हुआ है कि इसके अंदर ये ट्यूब है एक, और ये नीचे मर्करी है, ट्यूब के अंदर भी मर्करी है। अब जो प्रेशर होता है ना, यहाँ पे बेसिकली जो प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है। जो लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है, एच जो होता है वो डेप्थ होती है लिक्विड के अंदर, और रो जो होती है वो डेंसिटी है, और जो जी आपको पता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, अब जो मर्करी अगर हमने इसके अंदर डाली हुई है तो इसकी जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर मर्करी के कॉलम की हाइट होती है। तो अब देखो कि अगर हम यहाँ से P इजिकल टू रो जी एच और H का फार्मूला बनाएं तो ये हमारे पास होता है P डिवाइडेड बाई रो जी। अब यहाँ से आप देखो कि H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है रो के डेंसिटी के। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो H जो होगा, जो उसकी हाइट होगी वो कम हो जाती है। तो हाइट ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी। अब लिक्विड की हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी की। अब देखिए, अगर डेंसिटी डबल होगी तो हाइट जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो नॉर्मल जो मर्करी है उसके लिए हाइट 76 है, लेकिन जब डेंसिटी डबल होगी तो हम 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास जो लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी डबल है उसकी हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 38 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वी वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन द मून। अब मून के अंदर हम वाटर जो है वो सिप नहीं कर सकते स्ट्रॉ के साथ। देखें ये नीचे डायग्राम के ऊपर, जब हम अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ के ऊपर क्या होता है कि जब हम यहाँ से सिप करते हैं वाटर तो क्या होता है कि इस स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वाटर को पुश करता है और वाटर जो वो स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम मून के अंदर होंगे तो अब मून के ऊपर जो होगा, मून के ऊपर जो है नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ से इस लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है जो इसको पुश करे कि वो स्ट्रॉ के अंदर चला जाए। तो इस तरह क्या होगा कि हम मून के ऊपर जो ना हम स्ट्रॉ से लिक्विड को सिप नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। अगर आपके पास एक वायर है ना, अब इस वायर को अगर आप बार बार बेंड करते हो, बार बार बेंड करते हो, तो ये जो वायर होती है बार बार बेंड होने से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है। तो देखें, रिपीटेटिव बेंडिंग कॉज द मेटल टू अंडरगो रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि बार बार जो है ना आप इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेन अप्लाई करें, और जिसकी वजह से क्या होती है कि आपकी वायर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेटल फटीग का नाम देते हैं। कि जब आप वायर को बेंड करते हो तो मेटल इज डिफॉर्म्ड, मेटल डिफॉर्म्ड हो जाता है, कॉजिंग स्मॉल क्रैक्स, उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, एंड डिसलोकेशन उसके अंदर हो जाती है विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा कि ईच टाइम द वायर इज बेंड दीज क्रैक एंड द डिसलोकेशन ग्रोज, कि हर दफा जब आप उसको बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, तो ये जो क्रैक्स होते हैं ये बढ़ते जाते हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर के अंदर डिसलोकेशन है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि जो आपके पास मेटल होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है और एवेंचुअली क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटल फटीग का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spring having a spring constant K when loaded with the mass M is cut into two equal parts. Each one of the part is loaded with the same mass again. What will be its spring constant? देखें कि अगर हमारे पास एक ये स्प्रिंग है, अब इसके साथ हमने कोई लोड हैंग किया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। फिर हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को दो पीसेस में कट किया, हाफ कर लिया ये हमारे पास, और फिर सेम मैस जो है इसके साथ हमने हैंग कर दिया। तो अब आपने ये बताना है कि इसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको हमने K डैश का, वो कितना होगा। तो देखिए बेसिकली होगा ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, 2K हो जाएगा। कैसे, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला पता है, K इज इक्वल टू F बाई एक्स। एक्स जो होती है वो जो इसकी लेंथ में इंक्रीज आती है जब इसके साथ आप लोड हैंग करते हैं, तो जो इसकी इंक्रीज इन लेंथ होती है वो एक्स होती है। अब देखें कि जब स्प्रिंग हाफ हो गए तो जब इसके साथ वेट हैंग करेंगे तो इसकी जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो भी हाफ होगा, यानी एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो अब जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम K डैश कह देते हैं, K डैश इज इक्वल टू F, और x की जगह पे हम x बाई 2 लिखते हैं। अब x बाई 2 लिखा तो अब 2 जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2F बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 और F बाई एक्स को ब्रैकेट में लिख दें। अब F बाई एक्स जो होता है वो K की इक्वल होता है, तो K डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, 2K हो जाता है। तो इसलिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, हाफ स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2K यानी कि डबल हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टैटिक फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि जब लिक्विड स्टैटिक होता है यानी रेस्ट पे होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स सरफेस पे क्यों अप्लाई करता है। तो देखो कि स्टैटिक फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, प्रेशर। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड जो होता है वो हर डायरेक्शन में जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये पास्कल लॉ आपका है। एंड दिस प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, और ये प्रेशर जो होता है वो सरफेस ऑफ द फ्लूइड पे जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है। दूसरा ये होता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपके पास फ्लूइड सरफेस पे फोर्स अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है, और ये फोर्स जो होती है लिक्विड के वेट की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट लोड हैवियर देन इटसेल्फ, कि एक लिफ्टर जो है, नीचे लिफ्टर शो किया गया कि ये हैवी लोड को कैसे लिफ्ट कर लेता है। तो बेसिकली जो हमारे पास कार लिफ्टर होता है वो पैस्कल प्रिंसिपल पे और हाइड्रोलिक लिफ्ट पे जो है ना डिपेंड कर रहा होता है।
बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और पास्कल प्रिंसिपल भी डिपेंड करते हैं। अब जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उसके अंदर 2 पिस्टन्स होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज एरिया वाला होता है। अब जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो क्या करता है कि अगर हम उसके स्मॉल पिस्टन पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज पिस्टन पे लार्ज फोर्स एक्ट करती है, लार्ज पिस्टन पे लार्ज फोर्स एक्ट करती है। और जब लार्ज फोर्स एक्ट करती है लार्ज पिस्टन पे तो इस तरह क्या करता है कि ये हैवी लोड जो होते हैं उनको लिफ्ट कर सकते हैं, और इसलिए हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी नाम दिया जाता है। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ना, इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी कि ऐसा डिवाइस जो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, फोर्स को इंक्रीज कर लेता है। तो ये थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।